नमस्कार। आज हम निकल रहे हैं भारत के दिल में बसे एक क्षेत्र की एक कह सकते हैं महाकाव्य जैसी यात्रा पर। ये कहानी है पहचान की एक लंबी खोज की। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी जगह की पहचान किसी मॉडर्न मैप या बॉर्डर से नहीं, बल्कि भारत की एक बहुत ही बुनियादी कहानी से जुड़ी हो। बस यही वो सवाल है जो हमें सीधा छत्तीसगढ़ की जड़ों तक ले जाता है। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां माइथोलॉजी और ज्योग्राफी मतलब पौराणिक कथाएं और भूगोल आपस में मिल जाते हैं। और यहीं से इस इलाके का सबसे पुराना नाम सामने आता है, दक्षिण कोसल। तो यहाँ देखिए रामायण के साथ रिश्ता कितना गहरा और मल्टी लेयर्ड है। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। भगवान राम का ननिहाल होने से लेकर उनकी बहन का ससुराल होने तक ये कनेक्शन फैमिली का भी था और स्पिरिचुअल भी। और जानते हैं, कोरिया जिले में ये जो जगह है, ये आज के राम वन गमन पथ टूरिज्म सर्किट का ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई है, बल्कि एक जीती जागती यात्रा की शुरुआत है जिसे लोग आज भी फील कर सकते हैं। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो जगहें हैं जहां आज भी लिविंग ट्रेडिशंस यानी जीवित परंपराएं और मंदिर मौजूद हैं। और ये सब अपनी जड़ें उसी महाकाव्य की घटनाओं से जोड़ते हैं। हर एक जगह कहानी का एक जरूरी टर्निंग पॉइंट है। अब जरा इस जंगल के स्केल के बारे में सोचिए। ये सिर्फ कोई बैकग्राउंड सेटिंग नहीं थी। असल में ये वो तपोभूमि थी जहां एक राजकुमार एक महान हीरो के रूप में उभरा। तो इस तरह से देखें तो रामायण की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि इस जमीन की पहचान की पहली और सबसे गहरी परत है। तो चलिए अब मिथकों से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये कहानी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कैसे शक्ल लेती है, और पता लगाते हैं इस इलाके में सभ्यता के सबसे पुराने निशान। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये इलाका कभी भी आइसोलेटेड यानी अलग थलग नहीं रहा। प्री हिस्टोरिक आर्ट से लेकर भारत के महान क्लासिकल एम्पायर्स का हिस्सा बनने तक यहाँ हमेशा से एक वाइब्रेंट कल्चर रहा है। मतलब साफ है, पौराणिक काल के बाद भी ये रीजन इंडिया की मेन स्ट्रीम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना रहा। अब हम एक ऐसे दौर में आते हैं जहां ये इलाका सही मायनों में अपनी पहचान बनाता है। बड़े बड़े साम्राज्यों का एक सूबा होने से आगे बढ़कर ये खुद एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरता है। और ये पहचान की खोज वाली हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं से छत्तीसगढ़ ने अपना एक अलग कैरेक्टर, एक अलग पहचान बनानी शुरू की, जो आज भी इसकी विरासत का हिस्सा है। ये उनकी लेगेसी को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। ये सिर्फ पावर की बात नहीं थी, बल्कि एक प्रॉस्पेरस और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बनाने की बात थी। और उनकी बनाई कई सारी चीजें आज भी मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि कलचुरियों ने ही इस इलाके को पहली बार एक अलग, ऑर्गेनाइज्ड और सेल्फ रिलायंट पहचान दी। तो सदियों तक खुद पर राज करने के बाद अब ये इलाका बाहरी कंट्रोल के एक दौर में दाखिल होता है। ये एक तरह से परीक्षा का समय था जिसने मॉडर्न आइडेंटिटी के बीज बोए। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे दो बाहरी ताकतों का असर बिल्कुल अलग-अलग था। जहां मराठों का फोकस रेवेन्यू पर था, वहीं अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और रेलवे जैसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। और इन दोनों ने मिलकर इस इलाके का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। 1857 ये साल सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि खास तौर पर छत्तीसगढ़ के अंदर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की भावना के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आज़ादी की लड़ाई को यहाँ एक ताकतवर लोकल हीरो मिला, वीर नारायण सिंह। और उन्होंने प्रतिरोध की एक ऐसी विरासत कायम की जो 1910 के बस्तर विद्रोह जैसी घटनाओं के साथ आगे भी चलती रही। मतलब साफ है, बाहरी शासन ने बदलाव तो लाए, लेकिन उसी के साथ एक नई संघर्ष करने वाली पहचान को भी जन्म दिया। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां इतिहास के ये सारे धागे पौराणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एक साथ मिलकर एक नए राज्य को जन्म देते हैं। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, नहीं, बल्कि ये पॉलिटिकल और कल्चरल पहचान के लिए दशकों तक चले एक शांतिपूर्ण आंदोलन का नतीजा था। और बस यहीं आकर पहचान की ये जो खोज थी वो पूरी होती है। एक अलग राज्य का दर्जा मिलना इस इलाके की लंबी यात्रा की वो मंजिल थी जिसने इसकी पौराणिक जड़ों को एक मॉडर्न पहचान के साथ जोड़ दिया। तो हम इस सफर को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। एक महाकाव्य के जंगल से लेकर एक आधुनिक राज्य बनने तक का सफर,
वाकई कमाल का रहा है।